Hello friends, my name is Sachin Srivastava and I welcome back you in our channel Scribbled Writing। जैसा कि आपको पता है, यह हमारी नॉवेल इन लव 1919 एन एरा ऑफ लव का एक नया नरेशन वीडियो है, जिसकी हार्ड कॉपीज आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ब्लूरोस की वेबसाइट्स पर, जिसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और प्रीवियस वीडियो की लिंक्स ऊपर आई बटन पर दी गई हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सो गेट रेडी टू गो। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक रचना है। इस कहानी में उपयोग किए गए नाम, स्थान, वस्तु या किसी घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से इस कहानी को रोचक बनाने के लिए किया गया है। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से स्वीकार करें। धन्यवाद। जैसा कि हमने अब तक की कहानी में जाना, राजकुमार की कहानी करीब 90 वर्ष पहले शुरू होती है, जहाँ वेदांशी सालों बाद भारत वापस लौट रही थी, जिनका जहाज पुणे के एक बंदरगाह पर आने वाला है, जिन्हें पुणे से सोनार्थ तक लाने के लिए महाराज और महारानी नील को पुणे भेजते हैं। और महाराज महारानी की आज्ञा का पालन करते हुए नील हवा की तेजी से पुणे की ओर निकल पड़ता है और 3 दिन से भी कम समय में पुणे के बंदरगाह पर जा पहुंचता है। वो जहाज भी वेदांशी और मुद्रिका को लेकर पुणे पहुंच चुका होता है, जहां वेदांशी और मुद्रिका नील और उसके दोस्त गोविंद से मिलती हैं। लेकिन नील के वेदांशी से उसकी पहचान के तौर पर उसकी शाही मोहर मांगने से वेदांशी नील पर बहुत नाराज होती है, पर मुद्रिका बात को संभाल लेती है, जिसके बाद नील उन सभी को बग्गी में बैठाकर सोनार्थ के लिए निकल पड़ता है। नील पर नाराज वेदांशी अपनी विदेशी भाषा में नील को और यहाँ तक कि उसके माता पिता को लेकर कुछ गलत बातें कह देती है, जिससे नील भी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता और वेदांशी को उसी विदेशी भाषा में डांटने लगता है, जिससे वेदांशी काफ़ी चौंक जाती है। वेदांशी पूरे सफ़र में गुमसुम बैठी होती है, जिसे देख नील उससे माफ़ी मांगता है और मुद्रिका भी वेदांशी का ध्यान भटकाते हुए दोबारा उसे अपनी बातों में लगा लेती है। अब सफ़र खत्म होने में सिर्फ एक आखिरी रात का समय बचा है, जहां बाकी सभी बग्गी में सो चुके हैं। वहीं नील रात की चांदनी में उस बग्गी को आगे बढ़ाता जा रहा है। अब आगे। जल्द ही सुबह हो गई। नील ने पूरी रात बग्गी चलाई, पर अंत में उसे एक जगह पर लाकर रोक दिया, जिसमें वेदांशी, मुद्रिका और गोविंद अभी भी अपनी नींद में थे। पर उस बग्गी के वहां रुकने के अगले ही पल मुद्रिका की नींद टूट गई और उसने अपने हाथों की उंगलियों से अपनी चिलमिलाती हुई आंखों को मसलते हुए खोला, जिसके बाद उसे महसूस हुआ कि वो बग्गी अब एक जगह पर आकर रुक चुकी थी, पर कहाँ। इस बात को जानने के लिए उसने अपने सामने वाली खिड़की पर लगे पर्दे को उठाया, जिसके उठते ही मार्च महीने की चिलचिलाती धूप की रोशनी में उसकी आंखें चौंधिया गई। पर इसके बावजूद मुद्रिका ने उस धूप का सामना करते हुए अपनी आंखें खोली, पर तब उसे उस बग्गी में नील नजर नहीं आया। लेकिन गोविंद के तेज खर्राटों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने में जरा भी समय नहीं लगाया। मुद्रिका ने उससे नील के अचानक गायब होने का कारण पूछने के लिए तेज आवाज में उसका नाम पुकारते हुए उसे जगाने की कोशिश की, पर वो उसकी कोशिश में नाकाम रही। इसी बीच मुद्रिका की आवाज़ सुनकर वेदांशी भी अपने नींद से जाग उठे और गोविंद को जगाने में उसकी मदद करने लगी। काफ़ी समय की मशक्क़त के बाद आखिरकार गोविंद भी अपनी नींद से जाग गया और अपने आसपास देखकर उस बग्गी से उतरने के बाद एक दिशा में आगे बढ़ गया। अरे सुनो, वेदांशी ने आश्चर्य से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग कहाँ हैं? तुम्हारा वो दोस्त, वो नील, वो कहाँ है? और अब हम सोनार्थ कैसे पहुँचेंगे? राजकुमार, हम तो पहले ही सोनार्थ पहुँच चुके हैं और आपकी यह बग्गी इस वक्त महाराज के महल के ठीक सामने खड़ी हुई है। गोविंद यह कहकर वहाँ से चला गया। वेदांशी और मुद्रिका ने गोविंद की बात सुनने के बाद बग्गी के अंदर से अपने दाहिने हाथ पर लगी उस खिड़की के पर्दे को हटाया, जिसे हटाते ही मुद्रिका और वेदांशी को अपने सामने एक आलीशान महल खड़ा हुआ नजर आया, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। जब वेदांशी ने उस बग्गी से नीचे उतरकर अपने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई, तब उसने देखा कि वो महल के बाहरी द्वार से काफी अंदर तक उस महल के मुख्य द्वार के सामने एक बड़े से खुले प्रांगण में खड़ी हुई थी।
जिसे हर तरह की सुंदरता ने घेरा हुआ था। वो महल कई छोटी बड़ी इमारतों के साथ मिलकर बना हुआ था, जो किसी व्यक्ति के दो हाथों की तरह दोनों तरफ से एक गोल आकार लेती हुई बीच में एक आकाश को छूती हुई इमारत से आकर जुड़ी हुई थी, जिसके सामने वेदांशी इस समय खड़ी थी और जिसके ठीक सामने एक बड़ा सा मैदान बना हुआ था, जिसे महल के बाहरी द्वार से मुख्य द्वार तक आते हुए एक रास्ते ने दो हिस्सों में बांट रखा था। जिन मैदानों में ऊंचे उठते हुए सैकड़े फव्वारे उस महल की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। महल ने जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी जगह बनाई हुई थी, जो लगभग छोटे बड़े 4 गांव के बराबर थी। वेदांशी ने मुद्रिका से बातों बातों में उस महल की बढ़ चढ़कर तारीफ जरूर की थी, पर वो यह खुद नहीं जानती थी कि जब वो इस महल को देखेगी तो खुद उसकी भी आंखें फटी फटी रह जाएगी। वेदांशी और मुद्रिका दोनों उस महल की सुंदरता में इतनी खो गई थी कि उन दोनों में से किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि वो दोनों जहाँ पर खड़ी थी वहां से महल के मुख्य द्वार के बीच के रास्ते पर एक लाल रंग का चमकता हुआ कालीन बिछा हुआ था, जो लाल रंग के गुलाबों की फूलों की पंखुड़ियों से पूरी तरह भरा हुआ था। इससे पहले कि उन दोनों में से किसी की भी नज़र उन फूलों से सजे उस रास्ते पर पड़ती, उनके सामने कई सारे लोग ढोल ताशे शहनाई नगाड़े लेकर और कई दासियां अपने हाथों में गुलाब के कई सारे फूलों को लिए उस कालीन के दोनों तरफ आकर खड़ी हो गई। अब तक महल का जो प्रांगण पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, अब वहां अचानक ही लोगों का जमघट लग चुका था, जिसके तुरंत बाद महल का वो बड़ा सा दरवाजा धीमी गति के साथ खोला गया, जिसके खुलते ही वेदांशी को अपने सामने अपने माता पिता खड़े दिखाई दिए, जिन्हें देख वेदांशी अचानक ही काफी भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। एक के बाद एक वो सारे ढोल नगाड़े शहनाई आदि बजना शुरू हुए, जिसके शुरू होने के साथ ही वेदांशी और मुद्रिका ने अपने कदम एक के बाद एक उस फूलों से भरे कालीन पर आगे बढ़ाना शुरू किए, जिनके ऊपर उन दासियों के द्वारा लगातार फूलों की बरसात की जा रही थी। वेदांशी उस रास्ते पर से होती हुई अपने माता पिता के पास पहुंच उनके गले लग गई और अचानक ही रो पड़ी। महाराज और महारानी सालों बाद वेदांशी को वापस इस महल में मौजूद देख खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और उसी खुशी के साथ उन्होंने वेदांशी और मुद्रिका का महल में स्वागत किया। इसी के साथ वेदांशी अपने परिवार के बाकी सभी सदस्यों से भी मिली, जिनसे मिलकर वो बहुत ही खुश थी। इसी बीच वेदांशी की नजरें एक बार अपने आसपास नील के लिए भी घूमी, पर नील उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन वेदांशी को भी नहीं पता था कि वो जल्द ही नील से शाम को महल में होने वाले एक जश्न में मिलने वाली थी, जिसमें महाराज ने अपने सभी मित्रों और उनके राज्य के सभी छोटे बड़े राजाओं को भी शामिल होने का न्योता दिया था। यह जश्न भारत में होने के बावजूद बिल्कुल उसी तरह से आयोजित किया गया था जिस तरह के माहौल की वेदांशी को आदत थी और जो वेदांशी की पसंद थी। कुछ ही समय में शाम हो गई और धीरे धीरे पूरा महल रोशनी से जगमगाने लगा। देखते ही देखते महल के अंदर एक लंबे चौड़े फैले हुए विशाल कक्ष में लोगों का एक सैलाब उमड़ गया, जो यहाँ वेदांशी के इस स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए मौजूद थे। पर खुद वेदांशी अभी तक इन लोगों के बीच शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि शायद वो और मुद्रिका अभी भी अपने कक्ष में तैयार हो रही थी। वेदांशी, क्या आप तैयार हैं? मुद्रिका ने वेदांशी के कक्ष में अंदर जाने के बाद कहा। हाँ, बस कुछ देर और, वेदांशी ने एक पर्दे के पीछे से जवाब दिया। आप जाइए, हम बस कुछ ही देर में आते हैं। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, पर आप भी जल्द ही नीचे पहुंच जाइएगा, मुद्रिका ने कहा। जश्न बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मुद्रिका जल्द ही नीचे वहां उस जश्न में शामिल हो गई, जहां आकर उसने देखा कि अब बस कुछ ही देर में जश्न शुरू होने वाला था। मुद्रिका, वेदांशी आपके साथ नहीं आए, महाराज रतन सिंह ने कहा। वो कहाँ है? उन्हें कुछ देर और लगेगी, मुद्रिका ने कहा, पर वो जल्द ही आ जाएगी। इस बीच महाराज ने मुद्रिका का सभी लोगों के साथ परिचय करवाया, जिसके कुछ ही देर बाद जश्न शुरू होने का समय हो गया, पर वेदांशी अभी तक वहां उनके बीच शामिल नहीं थी। इसलिए महाराज ने वेदांशी के कक्ष की दिशा में ऊपर की ओर अपनी नजरें घुमाई, जिस ओर देखते ही महाराज को ऊपर सीढ़ियों पर वेदांशी खड़ी हुई दिखाई दी, जो उन सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस जश्न में शामिल हो गई। वेदांशी ने अपनी विदेशी पहनावे की आदत के अनुसार उस दिन भी कुछ उसी तरह की लिबास में सजी हुई थी और अपने कंधे से लेकर पैरों तक आती हुई एक सीधी लाल और सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी,
जो अंत में जाकर कुछ फैली हुई थी। साथ ही में महल की रोशनी में उसमें लगे टिमटिमाते सितारे अपनी चमक से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, जिसके साथ उसके पैरों की चमकती हुई जूती उसके पहनावे को और भी निखार रही थी। वेदांशी को देख वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी नज़र वेदांशी पर से हटा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वहां मौजूद सिपाही और पहरेदार भी अपने आप को वेदांशी को देखने से रोक नहीं पाए। लेकिन पूरे जश्न में वेदांशी की नज़र अगर किसी पर जाकर अटकी हुई थी तो बस नील पर, क्योंकि हर कोई उसे देखना चाहता था, पर एक नील ही था जिसने अब तक एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा था। नील को इस तरह के जश्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो उस जश्न में सिर्फ महाराज की आज्ञा के कारण मौजूद था। इसके बावजूद नील को अपने आप को नज़रअंदाज करता देख अब वेदांशी हर तरह से नील के सामने अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रही थी। पर नील ने तब भी उस पूरे जश्न के दौरान एक बार भी वेदांशी की ओर मुड़कर नहीं देखा। कोई भी लड़की को यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे देखकर नज़रअंदाज कर दे। जाहिर सी बात थी, वेदांशी को भी यह अच्छा नहीं लगा। नील का वेदांशी को इस तरह नज़रअंदाज करने से नील ने उसे और अधिक गुस्सा दिला दिया था। ना जाने क्यों, पर वेदांशी नील पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। उसने पुणे में नील से हुई उसकी बहस को कुछ अलग ही ढंग से अपने दिमाग में बसा लिया था, और नील के उसे इस तरह नज़रअंदाज करने से अब उसने मन ही मन नील को सबक सिखाने का ठान लिया था। अगले दिन वेदांशी और मुद्रिका दोनों महल में टहल रही थी। तब वेदांशी को कहीं से कुछ ऐसी आवाज़ें आई जैसे कि कोई लगातार तलवार के एक के बाद एक कई बार कर रहा हो। उस आवाज़ का पीछा करते हुए वेदांशी महल के युद्ध क्षेत्र तक जा पहुंची, जहां वेदांशी ने नील को अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखा। नील हर रोज युद्ध क्षेत्र में तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी कलाओं का अभ्यास करता था। जब वेदांशी को इस बारे में पता चला, तब उसके दिमाग में नील को सबक सिखाने की एक योजना भी उत्पन्न हो गई। अगले दिन उसने कुछ सिपाहियों को बुलवाया और उन्हें युद्ध क्षेत्र में नील से लड़ाई कर नील को पीटने का आदेश दिया। और क्योंकि यह आदेश एक राजकुमारी द्वारा दिया गया था, इसलिए कोई भी सिपाही उसके आदेश को नकार नहीं पाया। उस समय वेदांशी को भी पता नहीं था कि वो यह सब क्यों कर रही थी। नील की अब तक ना तो उससे कोई दोस्ती थी और ना ही किसी तरह की कोई खास दुश्मनी, पर नील से मिलने के बाद वेदांशी पर तो कुछ अलग ही भूत सवार था, जिसके लिए मुद्रिका भी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। यह गलत है, इसमें नील गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है वेदांशी, मुद्रिका ने वेदांशी को समझाते हुए कहा। और अगर महाराज को पता चल गया तो हम दोनों भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। पर वेदांशी मुद्रिका की एक सुनने को तैयार नहीं थी। वो तो बस अपने ही मन की करने में लगी थी। वेदांशी के आदेश के कारण सभी सिपाही इस बात से चिंता में थे कि नील पर हमला कैसे करेंगे, क्योंकि सब जानते थे कि नील अपनी कलाओं में इतना निपुण था कि उसका सामना करना आसान नहीं था। इसलिए सभी सिपाहियों ने सीधे तौर पर नील को वेदांशी के इस आदेश के बारे में बता देने का निश्चय करा, जिसके बाद सभी सीधे नील के पास पहुंच गए और उसे साफ साफ सब कुछ बता दिया। नील इस बात को सुनकर पहले तो वेदांशी की इस हरकत पर खूब हंसा, फिर अपनी हंसी को थामते हुए उसने उन सिपाहियों को जैसा वेदांशी ने उन लोगों को करने को कहा था, ठीक वैसा ही करने के लिए कहा। जब नील युद्ध क्षेत्र में गया, तब काफी समय तक कोई भी सिपाही उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नील जानता था कि वेदांशी छुपकर देख रही थी, इसलिए नील ने खुद इशारा करके सभी सिपाहियों को अपने पास बुलाया और खुद पर हमला करने के लिए कहा। काफी समय तक नील खुद को उन सिपाहियों से बचाने का नाटक करता रहा। फिर थोड़े समय बाद खुद ही जानबूझकर नीचे गिर गया और ऊंची आवाज में राजकुमारी को सुनाते हुए कहा, आ आ हमें समझ आ गया है। नील ने चिल्लाने का नाटक करते हुए कहा, हमें समझ आ गया है कि आप सभी को राजकुमारी ने भेजा है, क्योंकि हमने उनसे बदतमीजी की थी, जिसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। आप लोग कृपया हमें छोड़ दीजिए। आह! नील की वेदांशी के साथ जो कहा सुनी हुई थी, नील उस बात को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था और साथ ही अपने एक सिपाही होने का सारा फर्ज निभा रहा था। पर एक वेदांशी थी जो नील को परेशान करने के लिए कोई न कोई मौका ढूंढती रहती थी। नील की बातें सुन वेदांशी ने सोचा कि अब उसे सबक मिल चुका होगा, और तब वो मुद्रिका के साथ वहां उस युद्ध क्षेत्र में नील के सामने पहुंची। आपने देखा मुद्रिका? वेदांशी ने नील को सुनाते हुए कहा। हमने कहा था ना कि यह कोई खास नहीं,
बल्कि यह भी पिताजी के एक मामूली सिपाही हैं। और अब क्या इनकी यह हालत देख तुम्हें लगता है कि पिताजी इस तरह के किसी व्यक्ति को कभी अपना मुख्य सिपाही बना सकते हैं? क्योंकि हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यह कहकर वेदांशी वहाँ से चली गई। पर इन सब के बाद भी नील के मन में वेदांशी के लिए कोई नाराज़गी नहीं थी। नील के मन में उसके लिए अभी भी इज्जत और सम्मान की वही भावना थी जो किसी भी वफादार सिपाही के मन में होनी चाहिए थी, और यही नील की असली पहचान थी। अभी कुछ देर पहले युद्ध क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ उस बारे में वहां खड़ा कोई भी सिपाही कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। सभी सिपाही आश्चर्य से नील की ओर देख रहे थे, पर नील पता नहीं किस सोच में खोया हुआ था और मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देख उसमें से एक सिपाही ने नील से उसके मुस्कुराने की वजह भी पूछी, लेकिन नील खुद ही नहीं समझ पाया कि उसके मन में क्या चल रहा था। इसलिए वो अपनी मुस्कुराहट को दबाता हुआ कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया। वेदांशी शाम के समय महल के बाहर बने एक बागीचे में घूम रही थी। जब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा तब वह महल की ओर वापस लौट चुकी थी कि तभी वापस लौटते समय उसे एक तालाब के किनारे कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया, जो और कोई नहीं बल्कि नील ही था। नील के शरीर पर कई जगह जख्म लगे थे, जो शायद सुबह युद्ध क्षेत्र में वेदांशी के सामने पिटने का नाटक करते समय उसके शरीर पर लग गए थे। फिर भी नील ने किसी को इस बात का पता नहीं लगने दिया और हमेशा की तरह सभी के सामने मुस्कुराता रहा। नील पानी में अपने जख्मों के दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था। यह देख वेदांशी को भी अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यह पहली बार था जब वेदांशी को अपनी किसी हरकत का पछतावा हो रहा था, पर इस वक्त वो चाहकर भी नील से माफ़ी नहीं मांग सकती थी। इसलिए वेदांशी ने अपनी गलती को थोड़ा बहुत भी सुधारने की उम्मीद के साथ नील के कक्ष में एक दासी के हाथों कुछ औषधियाँ भिजवाई और साथ ही उस दासी को नील को यह बताने के लिए भी मना करा कि यह औषधियाँ नील के लिए उसने ही भेजी थी। उस दासी ने नील को जाकर यह औषधि दी और वहाँ से चली गई। नील को पहले तो समझ नहीं आया कि उसके लिए यह औषधियाँ कौन भिजवा सकता था, पर उसे लगा कि यह औषधि उसके लिए ज़रूर रानी माँ ने भिजवाई होगी, क्योंकि सुबह युद्ध क्षेत्र से बाहर आते हुए रास्ते में एक बार उसका सामना रानी माँ से भी हो चुका था, जब उन्होंने उसके हाथों पर कुछ खरोच के निशानों को देख लिया था। और अब यही सोचकर नील ने भी उन औषधियों को अपने जख्मों पर लगा लिया। वेदांशी ने आज पहली बार नील के लिए कुछ अच्छा और उसके भले के बारे में सोचा था, पर अभी भी वो नील के सामने अपने आप को सख्त दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि शायद इतनी सी बात से नील के लिए उसकी नाराज़गी अभी भी कम नहीं हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आ रही सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।